हेलो छात्रों, नमस्ते। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी का गद्य 18 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक एवं ललित निबंधकार के रूप में ख्याति प्राप्त श्री विद्यानिवास मिश्र जी का एक निबंध है। उसके कुछ एक गद्यांशों का अध्ययन व समझ इस ऑडियो से प्राप्त करेंगे। पर उसके पहले छात्रों, प्रस्तुत निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से संलग्न पार्ट 1 के ऑडियो के माध्यम से हमने यह जाना कि लेखक श्री मिश्र जी कोई खास बड़ी वजह न होने पर भी पिछले कई महीनों से उदास थे तथा उनकी तबीयत भी थोड़ी ढीली थी, और ऐसे में श्री मिश्र जी के एक साथी के साथ उनका पुत्र और मेहमान कन्या संगीत कार्यक्रम में गए थे और देर रात तक लौटे नहीं थे। ऐसे में शहर की असुरक्षित स्थिति का ख्याल आते ही लेखक को बड़ी चिंता हुई, उद्विग्नता हुई और उनके मन में कुछ एक पंक्तियां गूंज गई, जिसका अध्ययन, समझ आदि हमने निबंध के प्रथम पार्ट से संलग्न ऑडियो से प्राप्त किया। अब क्यों वह पंक्तियां लेखक के मन में गूंजने लगी, या क्यों वह पंक्तियां लेखक को अचानक याद आ गई, एवं 2 पीढ़ियों के अंतराल एवं मेहमान कन्या को लेकर लेखक की सहज चिंता आदि मुद्दों की समझ छात्रों आज इस ऑडियो से हम प्राप्त करेंगे। छात्रों, श्री मिश्र जी अपने साथी मित्र के साथ संगीत के कार्यक्रम में गए अपने चिरंजीव पुत्र का एवं घर आई मेहमान कन्या के वापस आने का इंतजार करते हुए देर रात तक बरामदे में बैठे थे कि कुछ एक पंक्तियां जो लेखक की दादी नानी भी गाया करती थी, वह अचानक मिश्र जी के मन में गूंजने लगी, और वह पंक्तियां तथा उसकी समझ हमने प्रथम पार्ट के ऑडियो से प्राप्त कर ली है। अब आगे लेखक ने लिखा है कि बचपन में दादी नानी जानते पर यह गीत या पंक्तियां गाती जो मैंने यहाँ दी है, वह लेखक के दादी और नानी गुनगुनाते। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द बचपन का विलोम है बुढ़ापा। तो जानते अर्थात घरेलू चक्की, अन्न आदि दानों को पीसने की घरेलू चक्की को जानता या जानते कहा जाता है। लेखक के दादी नानी अनाज आदि पीसने के समय उपरोक्त पंक्तियां गुनगुनाते। तो जब मिश्र जी घर से बाहर जाते, विदेश रहते, तब भी उनकी दादी नानी विह्वल होकर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह पंक्तियां गाती, और जब मिश्र जी घर वापस लौटते तो वे उनसे कहती कि मेरे लाल को, पुत्र को कैसा वनवास मिला था। तब दादी नानी की इस आकुलता को देखकर, संतानों के लिए चिंतित, परेशान आदि देखकर लेखक को बड़ी हंसी आती थी। लेखक इनकी भावनाओं को, संवेदनाओं को समझ उस समय न पाते थे। छात्रों, कई बार कुछ बातें समझने या महसूस करने के लिए हमें स्वयं को उन बातों का अनुभव लेना पड़ता है, हमें खुद उस पीरियड से गुजरना पड़ता है। शायद तभी हम सामने वाले की हमारे प्रति जो संवेदनाएं या भावनाएं हैं, उनके हृदय में हमारे लिए जो परवाह या फिक्र या चिंता है, उसे हम भली भांति समझ सकते हैं। तब हम उनकी हमारे प्रति जो चिंताएं हैं या संवेदनाएं हैं, उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, महसूस या फील कर सकते हैं। यही वजह है कि छात्रों कि जब लेखक घर से बाहर या विदेश जाते, तब उनके प्रियजन या स्वजन उनकी सुरक्षितता को लेकर चिंता करते या वे लेखक के लिए व्याकुल हो उठते। ये सब बातें या संवेदनाएं उस समय लेखक को महसूस ही न होती थी। दादी नानी का दर्द लेखक के हृदय को स्पर्श या छूता ही न था। उनके दर्द को लेखक शायद महसूस ही न कर पाते थे। लेकिन जब लेखक की खुद की संतान एवं मेहमान स्वरूप कन्या संगीत के कार्यक्रम से देर रात तक घर नहीं लौटे, तब उनकी सुरक्षितता को लेकर जब लेखक घर के बरामदे में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे, तब दादी नानी के मुख से सुनी पंक्तियां मेरे राम का मुकुट भीग रहा है लेखक को याद आ गई। और इतना ही नहीं, अब उन्हें दादी नानी की विह्वलता या व्याकुलता एवं लेखक के लिए जो संवेदनाएं या चिंता थी, उसे अब लेखक अच्छे से समझ एवं महसूस करते हैं। और यही सब बातें बताते हुए श्री मिश्र जी ने लिखा है कि पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उनका अर्थात दादी नानी का दर्द या पीड़ा उस ढलती रात में उभर आया, और लेखक पुत्र आदि की प्रतीक्षा करते करते सोचने लगे कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता को, उनकी ममता में जो दर्द या पीड़ा या कसक है, उसे समझ ही नहीं पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान की संभावित या जिसके होने की शायद संभावना या गुंजाइश है, ऐसे संकट या प्रॉब्लम की कल्पना मात्र से ही उद्विग्न या परेशान, व्याकुल हो जाती है।
उन्हें यही डर सताने लगता है कि मेरी संतान आने वाले संकट या प्रॉब्लम का मुकाबला कैसे करेगी, या वह उस संकट या मुसीबत का सामना तो कर पाएगी ना, उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। ऐसी कई प्रकार की चिंताएं पिछली पीढ़ी के मन में अपनी संतानों को लेकर उन्हें परेशान करती रहती है, और उस समय मन में यह प्रतीति ही नहीं होती है, या यूँ कहें कि मन यह मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि अब मेरी संतान या मेरा पुत्र या पुत्री समर्थ है, बड़े हो गए हैं, अब वे बड़े से बड़ा संकट भी झेल लेंगे, उनका मुकाबला कर सकेंगे। यह बात पिछली पीढ़ी मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। उनके लिए संतानें सदा छोटी और असमर्थ ही रहती है। अपनी संतान अब सब प्रकार से समर्थ या कैपेबल हो गई है और अब उनको लेकर चिंता करना बेवजह है, यह सब पिछली पीढ़ी के लिए समझ या स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है। अतः लेखक भी बार बार अपने मन को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम देखने गई मेहमान कन्या अब छोटे नहीं हैं, पुत्र आदि छोटे नहीं हैं। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में वह कन्या दिल्ली यूनिवर्सिटी से संलग्न एक कॉलेज में पढ़ाती है, तो लेखक का पुत्र भी संकट बोध की कविताएं लिखता है। अर्थात संगीत के कार्यक्रम में गए पुत्र और मेहमान कन्या दोनों बड़े हैं। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ भी तो घर लौटते समय, तो उस समय वे उस मुसीबत का प्रॉब्लम का सामना करने के लिए समर्थ है, पर फिर भी उनको लेकर लेखक व्याकुल है, चिंतित है, विशेषकर मेहमान कन्या के लिए, क्योंकि वह लड़की है और हमारे यहाँ आए दिन जिस प्रकार लड़कियों के साथ जो अनुचित हो रहा है, अतः ऐसे में उस लड़की की सुरक्षितता को लेकर लेखक को दुश्चिंता होती है। उस मेहमान कन्या के साथ अयोग्य या बुरा हो गया तो यह दुश्चिंता या खराब या नेगेटिव विचार लेखक को उद्विग्न परेशान कर देते हैं। लेखक को यह चिंता होने लगी कि गली में जाने कैसे तत्व या ऐसे लोग रहते हैं, बस लौटते समय वह मेहमान कन्या के साथ कुछ ऐसा न हो जाए, बस वह सुरक्षित सलामत घर लौट आए। लेखक मन ही मन लड़की के सलामत सेफ घर लौटने की कामना करते हैं, और अगर कुछ हो गया तो लड़की के साथ अनुचित, उसकी कल्पना मात्र से ही श्री मिश्र जी अपने भीतर अनायास ही अपराध भाव महसूस यदि करेंगे अगर उस लड़की के साथ कुछ हो गया तो। मगर लड़की के साथ कुछ भी बुरा होता है तो लेखक उसके लिए स्वयं को ही जिम्मेदार या दोषी मानेंगे, क्योंकि लेखक का मानना है कि गलती मेरी है। शहर की असुरक्षित स्थिति के बारे में सब मालूम होने पर भी मैंने मेहमान कन्या को संगीत का कार्यक्रम देखने के लिए वहां जाने की अनुमति या सहमति ही क्यों दी? मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी ताकि वे सुरक्षित सलामत समय पर घर लौट आए। वह मेहमान कन्या पराई लड़की है, हालांकि लड़की या पुत्री अपनी हो या अन्य की, सच्चाई यह है छात्रों की वह पराई ही होती है। उसे आज नहीं तो कल अपना मायका, अपने माता पिता आदि को छोड़कर दूसरे घर ससुराल तो जाना ही है। अतः लेखक लिखते हैं कि हर लड़की तो पराई ही होती है, धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में वह कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है, अन्य घर यानी कि ससुराल। मिश्र जी का कहने का तात्पर्य छात्रों यह है कि जिस प्रकार धोबी की मुठरी अर्थात धोबी के पास जो मैले कपड़ों की गठरी होती है वह कितने दिन धोबी के पास रहती है, जब तक औरों के वह मैले कपड़े धोबी धो नहीं लेता है तब तक ही, बाद में तो उसे वह कपड़ों की गठरी या मुठरी उसके मालिक के घर पहुंचानी ही है। ठीक उसी प्रकार भारतीय परंपरा के मुताबिक लड़की या कन्या भी उसके माता पिता उसे कितने साल अपने पास रख सकते हैं। आज नहीं तो कल उस लड़की को उसके माता पिता ससुराल यानी कि पराये घर भेजते ही हैं। लड़की को माता पिता सदा के लिए अपने घर अपने पास नहीं रख सकते हैं, उसे तो घर से विदा करना ही पड़ता है। ससुराल ही कन्या का घर होता है। अतः लेखक भी इस पराये धन के समान घर आई मेहमान कन्या की सुरक्षितता को लेकर अधिक उद्विग्न होते हैं, चिंतित होते हैं, और मन ही मन यह प्रार्थना करते हैं कि घर आई मेहमान कन्या सेफ सलामत घर लौट आए, उसके साथ कुछ भी बुरा घटित ना हो जाए। यह सोचते सोचते पुत्र कन्या आदि के लौटने की प्रतीक्षा करते लेखक के मन में प्रभु श्री राम के वनवास चले जाने के बाद उनकी माता कौशल्या की जो मनः स्थिति रही होगी, पुत्र के वियोग में उसका परिचय प्राप्त करें,
तथा पुत्र के वियोग में माता कौशल्या की मनःस्थिति को हम महसूस करें उसके पहले इस गद्यांश में प्रयुक्त अपरिचित शब्दों के अर्थ आदि भी हम पहले जान लें। तो छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द बाहर का विलोम है अंदर या भीतर, तो अन्य या दूसरा देश अर्थात विदेश, और उसका विलोम है स्वदेश यानी कि अपना देश। तो विह्वल अर्थात व्याकुल या बेचैन या आकुलता, तो हंसी या हास्य का विलोम है रोना या रोदन। तो स्वर यानी आवाज, मीठा यानी मधुर, और उसका विलोम है कड़ुआ अथवा कड़वा। तो प्रतीक्षा अर्थात इंतजार, एकाएक अर्थात अचानक या सहसा। तो रात यानी रात्रि, निशा, रजनी आदि, और उसका विलोम है दिन। तो ममता का विलोम है निर्ममता, पीड़ा यानी दर्द। तो जिसके होने की संभावना है ऐसा, तो उसे कहा जाता है छात्रों संभावित। तो संकट यानी मुसीबत, कल्पना का विलोम वास्तविकता। तो उद्विग्न यानी व्याकुल, मन अर्थात चित्त, प्रतीति अर्थात विश्वास, भरोसा, और उसका विलोम है शंका। तो समर्थ का विलोम है असमर्थ, कोशिश अर्थात प्रयत्न या यत्न। तो ख्याल यानी विचार, बुरी चिंता अर्थात छात्रों दुश्चिंता। तो भीतर अर्थात अंदर, और उसका विलोम है बाहर। बिना किसी प्रयास के या प्रयत्न के अर्थात छात्रों अनायास, और अनायास का विलोम है सायास यानी कि प्रयत्न के साथ। तो अपराधी यानी गुनहगार, तो उसका विलोम है निरपराधी। व्यवस्था यानी प्रबंध, इंतजाम। तो पराई का विलोम है अपनी। धोबी की मुठरी अर्थात छात्रों मैले कपड़ों की गठरी, जिसे धोबी साफ करने या धोने का काम करता है। तो आकाश यानी नभ, गगन, आसमान, और उसका विलोम है धरती। तो अंत यानी समाप्ति, और अंत का विलोम है आरंभ। तो घर अर्थात आवास, निवास, सदन, गृह आदि। छात्रों, पैराग्राफ में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ आदि जानने के बाद प्रभु श्री राम की वनवास चले जाने के बाद पुत्र वियोग से व्याकुल उद्विग्न ऐसी माता कौशल्या की मनःस्थिति एवं प्रभु राम के मुकुट की महत्ता तथा उनकी आदर्श राजा की जो अमिट छाप भारतीय जनमानस पर सदा सदा के लिए अंकित है, उसका परिचय और इन सब मुद्दों से जुड़ी हुई समझ आदि अब हम छात्रों अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे। उम्मीद है इस ऑडियो के माध्यम से जिन गद्यांशों को मैंने समझाया है या समझाने की कोशिश की है उसे आप अच्छे से समझ गए होंगे।